विवेक जी, आपको और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। सभी श्रोताओं को, देखने वाले व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देता हूं और इस देश की महामहिम जनता को धन्यवाद देता हूं कि उसके जनादेश के आधार पे जो बहुमत एनडीए को मिला है, उसके ही दृष्टिगत आज श्री ओम बिरला जी को पुनः दूसरी बार सर्वसम्मति से निर्वाचित करके सदन का स्पीकर बनाया गया। देखिए, बहुत अच्छी बात यामीन कादरी साहब ने कही, हमारे मित्र हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज है कि बहुत जल्दी सद्बुद्धि आ गई विपक्ष को। अभी 2 दिन पहले प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर जो हंगामा चल रहा था सदन में, आप सब लोग इस चीज को देखे हैं। 40-40 सांसद जिस तरीके से वेल में घुस जा रहे थे, अराजकता फैला रहे थे, निश्चित तौर पे पुराने कार्यकाल 17वीं लोकसभा से कुछ सीखा नहीं था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि 24-48 घंटे के भीतर ही ये मार्ग प्रशस्त हुआ कि सर्वसम्मति से चुनाव निर्वाचित होने के बाद में ओम बिरला जी को चुन लिया गया। विपक्ष भी उसमें सहयोगी रहा, उन्होंने बधाई दी, धन्यवाद दिया। आज जिस तरीके से शालीनता के साथ सदन में चुनाव हुआ है, वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र की बहुत बड़ी विजय है। और इसी तरीके से मैं अपेक्षा करता हूं, जैसे कि यामीन कादरी साहब ने कहा कि अखिलेश जी ने, श्रीमान राहुल जी ने ये बात कही कि सदन में सहयोग करेंगे हम लोग। तो सदन में सहयोग करना सिर्फ आज तक ही सीमित नहीं है। सदन में आप जिस तरीके से आज आपने कहा है, उस तरीके से अगर पूरी 18वीं लोकसभा के दौरान, पूरी डिबेट्स के दौरान जब कोई बिलों का प्रस्तुतिकरण किया जाए, उन पे चर्चा हो, उस समय भी अगर आप उसी आचरण का, उसी व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सदन के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही स्वस्थ माहौल तैयार होगा और देश की जनता को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, जिनके लिए निरंतर 545-43 सांसद 5 साल काम करते हैं। अब रही बात व्यवधान नहीं उत्पन्न करने की, तो व्यवधान जिस तरीके से पहले उत्पन्न करते थे, आगे नहीं उत्पन्न करेंगे, ऐसी मेरी भी अपेक्षा है। जिस तरीके से अखिलेश जी ने, राहुल जी ने माननीय बिरला जी से ये अपेक्षा करी है कि वो सदन में सभी सदस्यों को समान अधिकार देंगे, उनको बोलने का मौका देंगे, डिबेट में शामिल होने का मौका देंगे, बिना कारण के अनायास उनको निष्कासित नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे। उस तरीके से मेरी इन सभी नेता प्रतिपक्ष से, उनके साथी संगठन के लोगों से, घटक दलों से हमारी भी अपेक्षा है, पार्टी की भी अपेक्षा है, सदन की अपेक्षा है, स्पीकर महोदय की अपेक्षा है कि वे भी जब कोई मुद्दा आएगा सदन में चर्चा करने का, तो उस पर स्वस्थ चर्चा, स्वस्थ माहौल के बीच करें। और जिस तरीके से आज राहुल जी ने धन्यवाद दिया जाकर के ओम बिरला जी को, मंच पे पहुंच के उन्होंने अपनी बात कही, ये अच्छा लगा। और वो जो ये बात कह रहे थे कि आपने जिस प्रकार से पिछली बार दबाने का काम किया, अखिलेश जी ने कहा जिस प्रकार से आपने पिछली बार सांसदों की आवाज दबाने का काम किया, वो आगे नहीं करेंगे। तो मैं ये भी कहता हूं कि जिस प्रकार आप ये आरोप लगा रहे हैं कि स्पीकर आपकी बात को दबाने का काम करता है, तो आप ये भी देखिए कि सदन में आपका आचरण और व्यवहार क्या है। विवेक जी, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, कोई भी संस्था का सदस्य हो, चाहे किसी सदन का सदस्य हो, उसके ऊपर यदि कोई कार्यवाही कभी भी करी गई है या करी जाती है, तो वो निश्चित तौर पर तब करी जाती है जब उसका आचरण उसके पद और व्यवहार के अनुकूल नहीं होता है। यदि किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आपको सबको आमंत्रित किया गया है, तो आप उससे स्वस्थ चर्चा करें। जब सरकार या उसके नेता या उसके मंत्री कोई बिल रखें आपके समक्ष, तो उस पर आप स्वस्थ चर्चा करें, उसके मुद्दों पे, उसके विषयों पे, उसके क्लॉजेस पे आप बहस करें, जो आपको लगे कि इसके ये सेक्शन या इसके ये क्लॉजेस देश की जनता के हित में नहीं है, या उनका दुष्प्रभाव जनता के ऊपर दीर्घकाल में पड़ सकता है या निकट भविष्य में पड़ सकता है, उस मुद्दे को आप रेखांकित कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए, उसके ऊपर चर्चा कीजिए, उसके ऊपर अपने विचार दीजिए। इस बात से काम नहीं चलेगा कि आपके सामने कोई विषय रखा गया और आपने कहा कि हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम इसे मतदान नहीं करेंगे। इस तरीके से गतिरोध उत्पन्न करना सदन के भीतर, मैं नहीं समझता हूं किसी भी सांसद के व्यवहार के अनुकूल है, संसदीय प्रणाली के आचरण के अनुकूल है। निश्चित तौर पे उस सब की निंदा होनी चाहिए और ऐसे किसी भी कृत्य की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का ध्यान विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष और उनके घटक दलों को रखना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर इसी तरीके से कार्य चलेंगे तो आगे सदन 5 साल चलाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ये सत्ता और विपक्ष की लड़ाई, राजनीति की लड़ाई जिसको आप कह सकते हैं, तो मैं इसमें किसी को बहुत आदर्शवाद के स्तर से नहीं देखता कि किसी को आदर्शवादी बहुत ज्यादा होना चाहिए या होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि आदर्शवाद सिर्फ किसी एक पक्ष पे लागू नहीं किया जा सकता है। आदर्शवाद एक आचार संहिता है, एक आचरण है जिसकी अपेक्षा सबसे की जानी चाहिए।
अगर आप निंदा प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या उनके अन्य घटक दल इस बात की वो कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सहमति का द्योतक नहीं है, एक दूसरे से मिलजुल के चलने का द्योतक नहीं है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि कल ही इमरजेंसी के 50वीं वर्षगांठ थी, तो क्या राहुल गांधी जी को संविधान की किताब को लेकर के वहां सदन में 3 बार हिला करके ये बताना चाहिए था कि हम शपथ लेने जा रहे हैं? क्या इस प्रकार का आचरण पहले कभी आपने सदन में देखा है कि संविधान की किताब ला करके डायस पे खड़े होकर के लोग उससे शपथ ले रहे हैं? अरे शपथ तो संविधान की ही ली जा रही है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने का काम प्रतिपक्ष ने किया है, इसलिए हमको इतनी सीटें मिली हैं। ये सिर्फ वो जो नैरेटिव इन्होंने चुनाव में फैलाया था, उसी नैरेटिव को आगे ये और एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये हरकत करी। और मैं समझता हूँ उसी का और निंदा प्रस्ताव को उसके ऊपर प्रहार नहीं था या उसके रिवेंज में नहीं किया गया था। निंदा प्रस्ताव तो जो आप जानते हैं कि इतिहास में, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी किसी भी विषय पे अगर कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी निंदा की जानी चाहिए, तो समय समय पर सदन में उस बात को उठाया जाता रहा है, उसकी निंदा की जाती रही। और जहां तक सहमति की बात है कि आज जो इनका आचरण देखने को मिला है, ऐसा ही होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना तो ऐसा ही चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज ही ऐसा क्यों हुआ? 2 दिन पहले ये आचरण देखने को क्यों नहीं मिला? आज ये आचरण आपको इसलिए देखने को मिला है क्योंकि पूरा प्रतिपक्ष इस बात से भयभीत था कि अगर कहीं डिवीजन ऑफ वोट की हम डिमांड करेंगे, वोटिंग हो जाएगी, तो हमारे जो है 240 भी सामने नहीं दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है 200 के नीचे उनको वोट मिलते और एनडीए के गठबंधन को 350 मिल जाते, क्योंकि आपने देखा वाईएसआरसीपी ने भी इतना समर्थन नहीं किया, उसने एनडीए को समर्थन दे दिया। जो निर्दलीय से मेंबर्स थे उन्होंने एनडीए का समर्थन किया। इनकी ही घटक दल उनकी सीटों के साथ में जो तृणमूल कांग्रेस की तृणमूल कांग्रेस पार्टी है पश्चिम बंगाल में जिसकी सरकार है, ममता बनर्जी ने इनसे कहा कि आपने बिना राय मशवरा के, बिना विचार विमर्श किए के शरीफ जी का नाम कैसे आगे कर दिया इलेक्शन की बात थी अगर, तो आपको इंडी गठबंधन को अपने घटक दलों में तो सहमति बनानी चाहिए थी। जब आप अपने ही घटक दलों में सहमति नहीं बना सकते हैं, उस पर ही आप इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, तो आप लोकसभा में सदन के अंदर सहमति बनाने का दावा कैसे कर सकते हैं? इसी से जाहिर होता है कि इन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली का तो व्यवहार, लोकतांत्रिक प्रणाली वो व्यवहार, उसका आचरण का अनुपालन तो अपने ही गठबंधन में नहीं किया। लोकसभा में क्या करेंगे? फिर भी मैं मानता हूं, इससे आशान्वित हूं कि आगे वो ऐसा करें तो देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। रही बात ओम बिरला जी की, जो आपने उनके तेवर की बात कही, तो उनका जो तेवर, देखिए, एक ओम बिरला जी की जो सीट है, जो स्पीकर का जो पद होता है सदन में, वो एक अभिभावक का भी हो सकता है, वो एक टीचर का भी हो सकता है, वो एक कोच का भी हो सकता है। तीनों के अलग अलग रोल होते हैं। अभिभावक का रोल होता है कि सही गलत चीज को वो एक सौहार्दपूर्ण तरीके से आपस में निपटाए। टीचर का रोल होता है कि अगर उसको कहीं गलती दिखती है तो उसको करेक्ट करे। कोच का ये रोल होता है कि अगर उसको उदंडता दिखती है तो उसको अपने खिलाड़ी को दंडित करने का काम करे। तो ओम बिरला जी ने अपने स्वभाव के अनुसार और अपनी कुर्सी के व्यवहार के अनुसार उन्होंने ये बात कही कि अगर सदन के अंदर कोई भी सदस्य आचरण प्रतिकूल तरीके से करता है, सदन की मर्यादा को तार करता है, उसके ऊपर प्रहार करता है, तो उसको निष्कासित करने का फिर से काम किया जाएगा। इसमें क्या बुराई है? अगर सदन में कोई कार्यवाही चल रही है, सरकार ने किसी कार्यवाही को इनिशिएट किया, आपका ये कर्तव्य है कि आप उस पर बहस करें, चर्चा करें, स्वस्थ चर्चा करें और उस कार्य को आगे बढ़ाएं। स्ट्रेट अवे किसी बात को नकार देना, डिनाई कर देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी स्वस्थ चर्चा का ये रिजल्ट नहीं है कि आप उसको वॉकआउट कर जाइए, सदन से वॉकओवर कर जाइए। अगर आपको चर्चा नहीं करनी तभी आप ये करेंगे कि हमारे पास तो मुद्दा ही नहीं है, हमारे पास पॉइंट ही नहीं है, मैं किस बात पे इनका विरोध करूं, तो इससे बढ़िया भैया बाहर निकल चलो, ताकि देश को भी लगे कि भाई विरोध कर रहे हैं। अरे आप विरोध करने के लिए सिर्फ राजनीति करेंगे तो क्या राजनीति करेंगे? अब आप इससे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ विवेक जी, मणिपुर की घटना का आपने जिक्र किया, कादरी जी ने भी जिक्र किया, एक बात 10 सेकंड दीजिए मुझे। अब मणिपुर की घटना के लिए जैसे आपने कहा कि जब इन्होंने कहा कि इस नियम के तहत चर्चा करानी चाहिए, ठीक है, जब चर्चा के लिए आए तो चर्चा नहीं करने देंगे, फिर जब दोबारा चर्चा के लिए इनिशिएट किया गया, चर्चा करी गई, तो राहुल गांधी सदन में उपस्थित नहीं रहे, वो अपना कहीं यात्रा निकालने चले गए, भारत जोड़ो यात्रा। तो आप ये सब देखिए कि आप, इसका मतलब है कि आप चर्चा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं चर्चा करूंगा तो हम फंसेंगे, देश जानेगा कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, हम किस फ्लॉ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किस बात का हम कैसे किसी भी मुद्दे को गुमराह करने का, उसको घुमाने का काम कर रहे हैं,
ये देश की जनता जानेगी, आपका भी मतदाता जानेगा और वो आपसे विमुख हो जाएगा। इसलिए आप स्वस्थ चर्चा से भागते हैं। स्वस्थ चर्चा होने के लिए आप स्वयं सदन में उपस्थित नहीं होते। विवेक जी, कोई डर कोई भय नहीं है। हम तो चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष समितियों के सदस्य बने, समितियों में जब कोई मुद्दा रखा, कोई विषय रखा जाए तो उस पर अपनी वो राय दे। उनकी राय के साथ में जब कोई बिल टेबल पे आएगा तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। उस पर इनके ही विचार, इनका जो आचरण होगा, जो इनका तरीका होगा सदन के अंदर, वो देखने को मिलेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमसे चर्चा नहीं करी गई, हमको बताया नहीं गया। आप अंदर जब कमेटी की बैठक होगी तो उसमें आप जानेंगे कि ये किस बात के ऊपर आगे चर्चा होने वाली है। आप वही पर मत रख दीजिए। आप जब मत रखेंगे उसके बाद वो टेबल पे आएगा, तब आप ये दोषारोपण नहीं कर पाएंगे कि हमको बताया नहीं गया, हमको नहीं पता, ये गलत है, ये गलत है। मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज है। नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं, और हमने कभी विरोध नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने या इंडिया अलायंस ने कभी भी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा उदाहरण होगा, कोई ऐसा विषय आया होगा जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने या इंडिया अलायंस ने विरोध किया हो कि नेता प्रतिपक्ष राहुल जी को ना बनाया जाए। हाँ, हम लोग ये जरूर कहते थे कि चूंकि गठबंधन में आम सहमति इनके स्वयं में नहीं है, तो इनमें कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा उस पर सहमति नहीं बन पाएगी। अब आप मुझे बताइए कि इनके इंडिया अलायंस में, विवेक जी, इनके इंडिया अलायंस में इतने घटक दल हैं, लेकिन फ्रंट चेयर पे कौन बैठा है? राहुल गांधी जी बैठे हैं, अखिलेश जी बैठे हुए, और तीसरा कौन बैठा है? यादव जी, वो प्रसाद जी बैठे हैं, जो अयोध्या से चुनाव जीत के आए हैं। क्या और कोई इनके पास ऐसा घटक दल का सदस्य नहीं है, किसी पार्टी का लीडर नहीं जो आगे बैठता, जिसको आगे कुर्सी देते? ये इस बात का द्योतक है कि आप जो है बराबर सम्मान की बात नहीं करते। आप के सुरेश को लड़ा रहे चुनाव, लेकिन के सुरेश को जो है आप आगे कुर्सी पर नहीं, मतलब उनको आगे आप लीड नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिस चीज में लॉ वायलेट नहीं होती है, उस चीज को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। वैसे आपने मेरी बात कही, मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात मैं कह रहा हूँ। मैं जहां तक अभी तक लोकसभा में पूरा प्रतिपक्ष ये चिल्ला रहा था कि सीनियरिटी नहीं देखी गई, अनुभव नहीं देखा गया, तो मैं उसी बात पे कह रहा हूँ कि जब आप दूसरों को ये नसीहत देते हैं, उस नसीहत को आप स्वयं कितना फॉलो करते हैं, ये भी देखने की चीज है। तो आप पहले दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप पहले अपने आचरण को दुरुस्त करें, उसके बाद किसी के ऊपर उंगली उठाएं। ठीक है यामीन जी। और यहाँ प्रत्याशी की बात है, विवेक जी, ओम बिरला जी ने अपने आप को साबित किया है। 17वीं लोकसभा में जिस प्रकार से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे नारी शक्ति बंधन अधिनियम उन्होंने लाया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम उन्होंने लाया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय आचार संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सारी चीजें, यहाँ तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की बात हमने करी, हमने डायरेक्ट टैक्सेस में की बात करी, संशोधन की बात करी। ये सारी चीजों को हम लेकर के आए। डिजिटल मीडिया जहाँ पे इतना बड़ा आजकल थ्रेट चल रहा है, उसको सुधार करने का हम बिल लेकर के आए। उसको उन्होंने अपना निष्पक्ष काम किया है, इसलिए हमने उनको दोबारा मौका दिया है। उनकी काबिलियत, उनके अनुभव के आधार पर उन्हें दोबारा चुना गया है। ठीक है। कह रहा हूँ यामीन जी, इमरजेंसी के टाइम में 9000 नेताओं को जेल में डाला गया था, ये मत भूलिएगा। वो देश का वो इतिहास का काला अध्याय है जिसमें एक साथ 9,000 नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल में भूसे की तरह भर दिया गया था। एक दिन में 850 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी करी गई थी। ये देश भूला नहीं है। इमरजेंसी में जिस तरीके से शोषण किया गया है नेताओं का, जिस तरीके से शोषण किया गया है कार्यकर्ताओं का, जिस तरीके से शोषण किया गया है देश की जनता का, वो ये जनता न भूली है, न कभी भूलेगी।